हेलो स्टूडेंट्स, मैंने आपको पिछले लेक्चर में प्लाज्मा मेम्ब्रेन की संरचना के बारे में समझाया था। देखो बच्चों, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मुख्य कार्य है पदार्थों के आवागमन पे नियंत्रण रखना, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन जो है वो आपके लिपिड और प्रोटीन दोनों की बनी होती है और हमारे दैनिक जीवन में जो पदार्थ काम में आते हैं सामान्यतः उनकी रासायनिक संरचना भी प्रोटीन और वसा से मिलकर बनी होती है। अब बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन होने के कारण प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मुख्य कार्य यह है कि जिन पदार्थों की आवश्यकता है उनको कोशिका के अंदर आने दे और जो आवश्यक नहीं है उनको कोशिका के बाहर ही रहने दे। अतः इस आवश्यकता अनुसार जो ट्रांसपोर्ट है या परिवहन है वो दो भागों में बटा हुआ है, पैसिव ट्रांसपोर्ट और एक्टिव ट्रांसपोर्ट। मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट जो है, झिल्ली के अंदर जो परिवहन है वो निम्नलिखित 3 बातों पर निर्भर करता है। सॉलिड की कंसंट्रेशन कितनी है, झिल्ली की पारगम्यता कितनी है और सॉलिड का चार्ज और साइज कितनी है। तो जब भी हम ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़ेंगे तो हमारे सामने ये 3 बातें क्लियर होनी चाहिए कि सॉलिड की कंसंट्रेशन क्या है, मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी क्या है और उस सॉलिड का साइज कितना है। और इसी कारण जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं वो 2 प्रकार से ट्रांसपोर्ट हो सकते हैं, पैसिव ट्रांसपोर्ट और एक्टिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है इस प्रकार के परिवहन में हमें ऊर्जा खर्च नहीं करनी पड़ती है, हमें एटीपी की आवश्यकता नहीं होती है, जबकि एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अंदर हमें ऊर्जा उपयोग में लेते हुए पदार्थों का परिवहन करना पड़ता है। अब हम सबसे पहले ले रहे हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट पे। पैसिव ट्रांसपोर्ट के अंदर पदार्थों का आवागमन जो होता है वो अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की तरफ होता है, अर्थात कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अनुसार पदार्थों का आवागमन होता है और इसके अंदर हमें किसी प्रकार की एनर्जी की आवश्यकता नहीं पड़ती। सर्वप्रथम हम पैसिव ट्रांसपोर्ट में पहली जो फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है ऑस्मोसिस, उसके बारे में पढ़ेंगे। ऑस्मोसिस जो है, जिसे आप बॉटनी में भी पढ़ते हैं, परासरण कहते हैं इसको, और एक स्पेशल प्रकार का डिफ्यूजन है। देखो बच्चों, मैं आपको एक बात और यहाँ पे बताना चाहूँगी कि विसरण और परासरण ये दोनों लगभग एक ही प्रोसेस है, सिर्फ इनमें अंतर है तो एक बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन का या झिल्ली का। परासरण में भी पदार्थ का आवागमन अधिक सांद्रता से, वाटर मॉलिक्यूल्स का जो आवागमन है वो अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर होता है, लेकिन किसी बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन या झिल्ली के द्वारा होता है तो उसको हम ऑस्मोसिस कहते हैं। ये चीज़ आप आराम से अपने घर में छोटे मोटे एक्सपेरिमेंट करके भी देखते होंगे। यदि आप किशमिश को पानी के अंदर रख दें तो कुछ समय बाद किशमिश जो है वो फूल जाती है। क्यों? क्योंकि पानी जो है वो बाहर से किशमिश के अंदर चला गया और कुछ समय बाद किशमिश फूल गई। तो अब आप इसमें समझ रहे होंगे बच्चों कि किशमिश के अंदर पानी की मात्रा कम थी और बाहर की तरफ पानी की मात्रा अधिक थी, तो पानी अधिक मात्रा से कम मात्रा की ओर परिवहन हो गया या ट्रांसपोर्ट हो गया। इसी प्रकार यदि हम आरबीसी को, अगर आरबीसी ले लाल रक्त कणिका और उसे एक सामान्य जल के अंदर रखें तो कुछ समय पश्चात
आरबीसी फूल जाएगी और फूलने के बाद उसमें से जितना भी हीमोग्लोबिन है वो निकलकर बाहर आ जाएगा। इस प्रोसेस को हीमोलाइसिस कहा जाता है। यही आरबीसी को यदि आप 0.9% के सोडियम क्लोराइड के सॉल्यूशन में रखेंगे तो आरबीसी की आकृति पे परिवर्तन नहीं आएगा। अब क्योंकि 0.9% का जो सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन है और आरबीसी के अंदर जो साइटोप्लाज्म है, दोनों की सांद्रता लगभग बराबर है। इसलिए आरबीसी की संरचना में परिवर्तन नहीं आएगा। तो इस आधार पे हमारे पास विलयन 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक और आइसोटोनिक। हाइपरटोनिक जिसमें विलायक की मात्रा कम होती है और विलेय की मात्रा ज़्यादा होती है। या मैं इसे सीधे शब्दों में समझाऊं तो कोई गाढ़ा सॉल्यूशन है तो उसे हम हाइपरटोनिक कहते हैं। यदि विलायक की मात्रा अधिक है और विलेय की मात्रा कम है तो हम उसे हाइपोटोनिक कहते हैं। और साधारण शब्दों में समझें तो एक तनु विलयन है। और आइसोटोनिक यानी दोनों तरफ, कोशिका के अंदर और कोशिका के बाहर दोनों तरफ सांद्रता बराबर है, तो इस प्रकार के विलयन को आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहा जाता है। तो इस प्रकार ऑस्मोसिस का जो निर्धारण होता है, जो विलायक का आवागमन होता है, वो सांद्रता के आधार पर होता है। तो आप अच्छे से समझे होंगे ऑस्मोसिस के बारे में बच्चों। और ऑस्मोसिस इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हमारी जो मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन है, वो एक बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन है और इसके थ्रू जिस भी पदार्थ का आवागमन होता है वो ऑस्मोसिस के अंतर्गत आता है। अब हम दूसरे प्रोसेस पे चल रहे हैं जिसे हम साधारण विसरण कहते हैं, सिंपल डिफ्यूजन। सिंपल डिफ्यूजन, साधारण विसरण से आप सभी बच्चे अच्छी से परिचित हैं। जैसे अगर आपने एक अगरबत्ती कमरे में जलाई है तो एक कोने से दूसरे कोने तक उसकी खुशबू आ जाती है और आप पहचान जाते हैं कि कमरे में अगरबत्ती जली हुई है। गैसेस के अंदर साधारण विसरण आसानी से देखा जाता है क्योंकि गैसेस के अणु में काइनेटिक एनर्जी बहुत अधिक होती है, लेकिन द्रव में और ठोस में इसकी मात्रा कम होती है। इसलिए हम सामान्य जीवन में सिंपल डिफ्यूजन को अनुभव कम कर पाते हैं। लेकिन अब हम सिंपल डिफ्यूजन के बारे में पढ़ रहे हैं और वो भी सेल मेम्ब्रेन के कंसेप्ट में, तो आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। देखो, पहले तो मैं आपको डिफ्यूजन की डेफिनेशन बताती हूँ। पदार्थों का आवागमन अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर होगा, लेकिन यहाँ पर झिल्ली की आवश्यकता नहीं होती है, बिना झिल्ली के होता है। तो अब आप सोचेंगे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कैसे होगा ये? प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जब छिद्रों का जहाँ पे होता है, जिस स्थान पे छिद्र होते हैं, तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि वहाँ पे कोई झिल्ली नहीं होती है। और झिल्ली नहीं है तो उस स्थान से जो भी आवागमन हो रहा है वो आपके सिंपल डिफ्यूजन के अंदर आता है। ये हमने एक फिजिक्स में से एक फार्मूला भी लिया है जो कि हमें डिफ्यूजन की दर को बताता है ना। इसके आधार पे आप विसरण की मात्रा ज्ञात कर सकते हैं और यहाँ पर जो भी विसरण होगा वो पूर्णतः विसरण के नियमों के अधीन होगा, अर्थात पदार्थ की सांद्रता, विलायक की जो भी पदार्थ की अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर अणुओं का जो गमन होगा वो विसरण के अंतर्गत आता है। अब हम आते हैं इसी सिंपल डिफ्यूजन में एक दूसरे प्रकार का विसरण पाया जाता है जिसको हम बोलते हैं
फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। देखो बच्चों, नियम वही है विसरण का, लेकिन यहाँ पर इसको सहायता देने के लिए एक अणु उपस्थित है, तो इसलिए हम इसको बोल देते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कई अणुओं का आकार बहुत बड़ा होता है, तो प्लाज्मा झिल्ली के द्वारा उनका आदान प्रदान संभव नहीं है। इसलिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कुछ प्रोटीन के बने हुए ट्रांसपोर्टर मॉलिक्यूल्स उपस्थित होते हैं, वाहक अणु उपस्थित होते हैं, जो सिर्फ अपनी पोजीशन अर्थात स्थिति को बदलते हैं और पदार्थ कोशिका झिल्ली के बाहर से साइटोप्लाज्म के अंदर आ जाता है। जैसे कि गार्डन में लगे हुए गेट के बारे में, उस गार्डन का गेट आधा एस आकार में घूमता है और बाहर से व्यक्ति अंदर आ जाता है। लगभग इसी प्रकार का ट्रांसपोर्टर मॉलिक्यूल उपस्थित होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर, जिसके मात्र पोजीशन में परिवर्तन होने से पदार्थ कोशिका झिल्ली के जो बाहर उपस्थित होता है वो कोशिका द्रव्य के अंदर आ जाता है। यहाँ पर एक रिलेशन आपको दिखाया गया है ग्राफ के द्वारा, जहाँ पर सिंपल डिफ्यूजन और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के बारे में एक रिलेशन बना हुआ है। जहाँ सिंपल डिफ्यूजन एक लीनियर रिलेशन में है, रैखिक ग्राफ प्राप्त होता है, वहीं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में हमें हाइपरबोला प्राप्त होता है। और विभिन्न प्रकार के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो इसमें सहयोग करते हैं, तो उन ट्रांसपोर्टर्स को हमने नाम दिया है यूनिपोर्टर। ये आप देख रहे हैं डायग्राम में बच्चों, इस डायग्राम में आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। कैरियर मॉलिक्यूल लगा हुआ है, आउटसाइड ब्लैक कलर के जो डॉट हैं वो मॉलिक्यूल्स हैं। सिर्फ कैरियर मॉलिक्यूल ने अपनी शेप बदली है और अपनी पोजीशन बदली है, और पोजीशन बदलने से वो पदार्थ कोशिका झिल्ली से बाहर था, वो अंदर आ गया है। इसमें एक डिवीजन किया हुआ है यूनिपोर्टर, ऐसे मॉलिक्यूल जो कि एक ही सॉलिड मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट करते हैं। को ट्रांसपोर्ट जो कि दो मॉलिक्यूल को साइमल्टेनियसली ट्रांसपोर्ट करते हैं। इसमें एक है सिम्पोर्ट। सिम्पोर्ट में दो सॉलिड मॉलिक्यूल्स एक ही डायरेक्शन में एक साथ पास हो सकते हैं, और दूसरा होता है एंटीपोर्ट, जिसमें दो सॉलिड मॉलिक्यूल दो डिफरेंट डायरेक्शन में एक साथ ट्रांसपोर्ट हो सकते हैं। थैंक यू।